बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर है जनरल क्लासेस एक्ट के बारे में। ये जनरल क्लासेस एक्ट हमें इंटरप्रिटेशन में मदद करता है, तो इंटरप्रिटेशन के हवाले से ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले द जनरल क्लासेस एक्ट, ये पहले दो एक्ट्स आए हुए थे 1868 में और 1887 में। तो उनको आगे क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है और उनको मिलाया गया है। दो एक्ट्स को आपस में मिला के एक जनरल क्लासेस एक्ट दिया गया है 1897 में। वो कुछ उनमें कुछ खामियां थी, उनमें कुछ कमियां थी, उनको एक्सटेंड करके हमने एक जनरल क्लासेस एक्ट बनाया। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड एक्ट। वाई? बिकॉज दिस एक्ट हैज बीन कंसोलिडेटेड विद 1868 एंड 1887। ये जब दो लॉज एक्ट मिलाए गए थे, फिर क्या बना था, जनरल क्लासेस एक्ट बना था। और उनको फिर थोड़ा एक्सटेंड भी किया गया था। ठीक है, उस इसको दिस जनरल क्लासेस एक्ट हमें इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। जनरल क्लासेस एक्ट हमें इंटरप्रिटेशन में मदद करते हैं। कोर्ट को इंटरप्रिटेशन जब करनी होती है तो वो जो जनरल क्लासेस एक्ट की डेफिनेशन है सबसे पहले उसकी तरफ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी सोर्स फॉर द इंटरप्रिटेशन। ये स्टैट्यूटरी क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ लॉ, इट हैज़ बीन पास बाय द पार्लियामेंट, या इसको लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी सोर्स कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूट। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो पूरे पाकिस्तान के जो भी लाज हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल हैं, और इसकी तकरीबन 50+ डेफिनेशन हैं। तो जो पहले सेक्शन और दूसरा सेक्शन है वो तो उसका टाइटल और उसके बारे में बताते हैं, कब इन्फोर्स किया गया है, कब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 से ये मेन डेफिनेशन जो हमें इंटरप्रिटेशन में मदद करती हैं वो हमें सेक्शन 5 से मिलती हैं। जो सेक्शन 3 है इसका, वो जो इस एक्ट में डेफिनेशन इस्तेमाल की गई हैं, उनमें से जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं उनकी डेफिनेशन क्या होंगी, सेक्शन 3 आपको वो बताएगा। तो चलिए आप अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमें इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। तो वो कहाँ से? सेक्शन 5 से। जो सेक्शन 5 है जनरल क्लासेस एक्ट का, वो क्या है, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट्स। अब जो भी इनेक्टमेंट होगा वो कब नाफिजुल अमल होगा, उसका जो निफाज होगा वो कब से शुरू होगा। या तो उस एक्ट में डेट मौजूद होगी कि भाई ये जो लॉ है ये आज बनाया गया, ये 1 साल के बाद नाफिज हो जाएगा। या जब उसे असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, या क्या कहते हैं, कंसेंट मिल जाती है, साइन हो जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, तब से वो नाफिजुल अमल हो जाता है। या उसमें लिखा होता है 8 वंस, जैसे ही पास होगा उसी दिन से ही क्या हो जाएगा, नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से कोई भी इनेक्टमेंट क्या होता है, नाफिज होता है। उसका नाफिज मतलब उसके ऊपर काम फॉलो, वो उसके ऊपर फॉलो काम किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। डेट मेंशन होगी, या कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट होगा, या लिखा जाता है कि 8 वंस, जैसे पास होगी उस तरीके से और उसी उसी डेट से। सेक्शन 6, अब देखिए, रिपील एंड ओमिट का कॉन्सेप्ट दिया गया है सेक्शन 6 में। अच्छा, रिपील का कॉन्सेप्ट दिया गया है और रिपील के साथ हमने ओमिट भी पढ़ना है। अब रिपील क्या होता है, एक नया लॉ आ जाता है, पुराने लॉ क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। एक नया लॉ आके पुराने लॉ को रिप्लेस कर देता है। अब जैसे 1868 और 1887 में दो लॉज आए हुए थे, उन्होंने किसके ने रिप्लेस किया, जनरल का एक्ट ने चेंज किया। ठीक है, रिपील किया। तो ये समझे, ये है कौन से क्या कहते हैं, लॉज बन जाएंगे, ये रिपील्ड बन जाएंगे। और किसने रिपील किया, जनरल क्लास एक्ट ने रिपील किया। तो इस तरीके से जो भी न्यू लॉज आते हैं, किसी की जगह पे आती हैं, किसी को रिप्लेस कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपील कहते हैं। अब ओमिट क्या होता है, ओमिट का मतलब होता है उस किसी चीज को, किसी सेक्शन को, किसी लॉ को आपने निकाल दिया और उसके बदले आपने कोई न्यू लॉ नहीं किया, आपको जरूरत ही फील नहीं उसकी बाद में। जब जरूरत फील नहीं होती तब उसको हम क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। So no new law introduced when in the case of omit. In the case of repealing, we need to bring the new law. ठीक है, हमें न्यू लॉ को हमने लाना होता है। अब देखिए, कोई ऐसा लॉ है जो अभी पूरा इफेक्टिव नहीं है, तो हम उसमें कोई चेंजेस करके, उसमें कोई अमेंडमेंट्स करके हम एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पिछला लॉ क्या कहेंगे, रिपील लॉ कहेंगे, और ये नया लॉ बन गया। उसके बाद सेक्शन 7 है रिवाइवल। अब हमने जब क्या कहते हैं, एक लॉ था, हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब हमने देखा कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जो पुराने वाला लॉ था उससे ज़्यादा हमें इफेक्टिवनेस मिल रही थी, लेकिन ये जो नया लॉ हमने इंट्रोड्यूस करवाया है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो उसमें क्या होगा, हम उस जो लॉ को हमने रिवील किया था, या उसको पार्टली हम क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे, या उसको हम पूरा का पूरा रिवाइव करेंगे। और सेक्शन 8 कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू द रिपील्ड इनेक्टमेंट्स। अब इसमें हमें थोड़ी ध्यान की जरूरत है। इसमें सिर्फ ये बात कही गई है कि अब देखें, समन से जैसे
समन्स का हमें सीपीसी में इसका प्रोसीजर बताया गया, समन्स कैसे सर्व होंगे। जैसे हमने सीपीसी का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसमें हमने बताया हुआ है कि समन जब जारी होंगे तो समन को पर प्रोसेसर पर लेके जाएगा, वो एंडोर्समेंट करवाएगा। उसके 4 तरीके हैं समन्स की सर्विस के, तो वो 2.5 से 4 तो समन का जो भी प्रोसेस है वो सीपीसी में बताया गया है। अब जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो कहता है जो समन का प्रोसेस होगा वो जो सीपीसी में मेंशन्ड है वो होगा। ठीक है। अब सीपीसी क्या करती है, उस प्रोसेस को अमेंड करती है, चेंज करती है, रिपील करती है, उसके जरिए कोई नया लॉ लाती है, कोई नया लॉ उसके बदल लाती है। तो हम ये नहीं कहेंगे जो नया लॉ आया है सीपीसी में समन्स के हवाले से हमने वो लॉ को उस लॉ के तहत, मतलब जो रेफरेंस लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिया गया है वो वही रहेगा। अब हमने कौन सा फॉलो करना है, हमने जो अपडेट होके आया है हमने उसको फॉलो करना है, ना कि हमने उसमें ये नहीं बताना है कि जो पहले लॉ था वो मनसूख हो गया है अब दूसरा लॉ आ गया है, हमने उसे कुछ नहीं बताना। तो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने क्या करना है, समन्स का जिक्र जो जैसे था वैसे ही रहेगा। हम कहेंगे कि भाई समन्स जो थे जैसे सीपीसी में थे, अगर मतलब आज हम डेट है 8 जनवरी, अगर 8 जनवरी को सेम एक समन प्रोसेस सेम ही है लेकिन 9 जनवरी को चेंज हो जाता है। लेकिन हम 10 जनवरी को या 9 जनवरी को ये नहीं कहेंगे कि जो नया लॉ आया है तो हम उसके मुताबिक समन्स जारी करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। नहीं, हमने क्या कहना है, हमने ये करना है कि भाई जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में है जो उसमें रेफरेंस दिया गया है दैट रेफरेंस विल रिमेन सेम, उस रेफरेंस में हमको सेम रखना है। वी हैव जस्ट फॉलो द अपडेटेड लॉ। हमने जो उसके बाद आता है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन। अब सेक्शन 9 डील करता है कमेंसमेंट के साथ। अब कोई भी लॉ जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो कब स्टार्ट होगा, तो उसमें एक डेट मेंशन होती है, वहाँ पे लिखा होता है फ्रॉम, कि भाई ये यहाँ से शुरू होगा। अगर उसको आगे किसी खास मुद्दत के लिए किसी खास वक्त के लिए अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो फिर उसमें लिखा होता है फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम एंड टू मतलब ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ऑर्डिनेंस होती है, ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है, तो ऑर्डिनेंस को जब भी हम क्या करते हैं कमेंट्स करते हैं तो उसके साथ फ्रॉम एंड टू को हम उसके साथ लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 10 कंप्यूटेशन ऑफ टाइम एंड सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1909। ये बहुत आपस में क्या कहते हैं, रिलेटेड है। अब एक अपील का टाइम है 30 दिन, अपील का टाइम है 30 दिन। और आपने टाइम कैसे गिनना है, आपने कौन कौन से दिन को काउंट करना है, कौन से दिन को काउंट नहीं करना। यू हैव टू काउंट ऑल द डेज, आपने सब डेज काउंट करने हैं एक्सेप्ट अगर आपका जो लास्ट डे अगर वो पब्लिक हॉलीडे है या कोई और चीज़ कोई इमरजेंसी है, कोर्ट बंद हो गई है तो उसको आपने काउंट नहीं करना। लास्ट डे वो होगा जिस दिन फिर दोबारा कोर्ट खुलेगी, और जब तक कोर्ट बंद नहीं होती तब तक वो क्या कहते हैं, वो आपका लास्ट डे काउंट किया जाता है। तो फॉर सपोज अगर आपकी अपील का टाइम सपोज जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, रमज़ान होता है, तो रमज़ान की ईद की छुट्टियां होती है 4-5, जो भाई 30 दिन अपील का टाइम होता है, लेकिन आपके 30वें दिन आपके आगे ईद की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो अब वो आपका टाइम काउंट नहीं किया जाएगा, वो लास्ट दिन आपका काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, दोबारा ईद के बाद जब वो वेकेशन के बाद जब वो कोर्ट ओपन होगी, कोर्ट रिज्यूम होगी, कोर्ट अपना काम रिज्यूम करेगी, उस दिन जिस टाइम से कोर्ट खुली हुई है और जिस टाइम से बंद होगी तो सारा का सारा टाइम आपको वो सारा का सारा दिन क्या होगा, आपका लास्ट डे होगा। उस दिन आके आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो आपने सब बीच में भले जो छुट्टियां आ रही हैं, अब देखो रमज़ान के बीच में रमज़ान के लास्ट अशारा जो होता है उसमें अगर आपका केस डिसाइड हो रहा है और आपको अपील का टाइम मिल रहा है तो वो जो बीच में छुट्टियां हैं वो आपको काउंट करेंगे। हाँ, हम तब काउंट नहीं करेंगे जब वो लास्ट डे पे आती है। अगर लास्ट डे में कोई छुट्टी आ जाती है तो हमने उसको काउंट नहीं करना, हमने उसको फिर दोबारा कब काउंट करना है, जब दोबारा कोर्ट ओपन होगी तब हम उसको लास्ट डे कंसिडर करेंगे, उस डे को हम लास्ट डे कंसिडर करेंगे। सेक्शन 11 मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। अब देखिए, अब बंदा एक आता है लाहौर टू इस्लामाबाद आता है, ठीक है। अब अगर जल्दी में होगा वो आएगा क्या कहते हैं M2 से आएगा ताकि वो जल्दी पहुंचे। अगर वो कोई और बंदा होगा लाइक कोई ट्रक शक पे आता है बंदा तो वो किस पे आता है, GT रोड के जरिए आता है। अब देखें जो GT रोड डिस्टेंस है और M2 का डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिस्टेंस हो सकता है। लाइक अगर आप इस्लामाबाद के सेक्टर में रहते हैं, अगर F11 से आप किसी G10 G9 अगर जाते हैं तो कोई कोई किसी रास्ते से जाएगा, कोई किसी रास्ते से जाएगा, किसी के किलोमीटर 10 बनेंगे तो किसी किलोमीटर 12 बनेंगे। तो इसमें क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो फिर कोर्ट क्या डायरेक्ट करती है या जो हमें जनरल क्लास एक्ट बताता है, जो भी आप डिस्टेंस मालूम करना होता है वो डायरेक्ट सीधा उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक। अब देखना, अगर आप लाहौर टू इस्लामाबाद, अब देखिए कोई अगर GT रोड से आप फॉर सपोज किलोमीटर बनते हैं 300 किलोमीटर बनते हैं और M2 से कितने किलोमीटर बनते हैं, 270 किलोमीटर बनते हैं, तो आप यहाँ पे आप कौन सा डिस्टेंस लेंगे,
तो कोर्ट कहती है आपने जो लाहौर है और इस्लामाबाद में बीच में पॉइंट है, आपने लाहौर पे डॉट लगाना है, लाइक डायरेक्ट डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस, ठीक है। आपने ये जो है M2 है या GT रोड है, आपने उसको नहीं देखना, आपने डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना होता है, बिल्कुल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है उस तरीके से। सेक्शन 12 ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा इन इनेक्टमेंट्स। अब प्रो रेटा का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मतलब जो टैक्स वगैरह लगता है, तो टैक्स आपको कोर्ट आपको एक टर्म बता देती है, सॉरी जो लेजिस्लेशन होती है वो आपको एक टर्म बताती है कि भाई 500 किलोग्राम अगर चीनी आप खरीदेंगे तो उस पर आपको कितना रेट लगना है, 500। अगर आप 100 खरीदेंगे तो फिर हम इसकी प्रोपोर्शन से हम उस टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने 100 खरीदी है तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 10। अगर आप 1000 खरीद रहे हैं किलोग्राम ऑफ शुगर, तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 100 रुपये। तो इसको देख के हमने क्या करना है, फिर जो भी टैक्स अगर कम हो रहा है, टैक्स ज्यादा हो रहा है, और इसमें इधर से वेट ज्यादा हो रहा है, वेट कम हो रहा है, तो उससे हमने उस प्रोपोर्शन के साथ हमने क्या करना है, टैक्स को मेजर करना होता है। उसके बाद सेक्शन 13 है, जैसे सेक्शन 8 है पीपीसी का, वो बताता है जो मेल होता है उसमें हमने फीमेल को भी इंक्लूड करना है, ही में हमने शी को इंक्लूड करना है, सिंगुलर नंबर में हमने पिलर नंबर को इंक्लूड करना है, और पिलर नंबर में हमने सिंगुलर को इंक्लूड करना है। तो ये सेक्शन 13 भी जनरल क्लास एक्ट का यही कहता है कि जब जेंडर होगा ना, अगर जेंडर हम एक मेंशन करते हैं, अगर मेल मेंशन करते हैं तो उसका मतलब फीमेल होगा, मतलब उसको फीमेल इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जो अगर फीमेल अगर हम कहीं पे मेंशन कर रहे हैं तो उसमें मेल भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर पीपीसी में हमने सिर्फ मेल को प्रेजेंट किया हुआ है, अगर फीमेल कहीं पे जाके कोई भी जुर्म करती है तो हम फीमेल ये क्लेम नहीं कर सकती कि कहीं पे भी फीमेल के बारे में नहीं लिखा हुआ कि उसको ये पनिशमेंट मिलनी है। सेक्शन फिर आता है 14, 15 और 16। अब सर जो सेक्शन 14 है वो कोई भी लेजिस्लेशन होती है, कोई भी लॉ होते हैं, वो आपको क्या करता है, वो एक पावर देता है, और आप वो पावर अपने किसी टाइम पे किसी खास मौके पे वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उसको हम सेक्शन 14 डील करता है। और उसके बाद सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 क्या कहता है कि आपको एक तरह पावर दिया गया है कि आप किसी और को अपॉइंट करें, वो पावर एग्जीक्यूट करने के लिए, वो पावर यूज करने के लिए। और सेक्शन 16 क्या कहता है, आप जिसने पावर जिसको आपने अपॉइंट किया है, जिसको आपने अपॉइंट किया तो आप उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। मतलब ये कुछ पावर्स हैं, आप अपने पावर को यूज भी कर सकते हैं, आपके पास पावर है, आप किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं, आपके पास पावर है, आप किसी को सस्पेंड भी कर सकते हैं। सेक्शन 17 सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। अब जैसे एक जो हेड ऑफ स्टेट होता है या किसी भी इदारे का हेड होता है, अगर वो कहीं से चला जाता है तो उसके लिए एक एक्टिंग बंदा आके उसके करता है, उसकी फंक्शनरी जो भी होती है उसको क्या करता है, आगे संभालता है, या उसके अलावा उसको रिप्लेस कर देता है। अब देखिए जैसे एक बंदा है लाहौर से कराची शिफ्ट हो रहा है, किसी एक सीट पे शिफ्ट हो रहा है, लाइक कोई कंपनी है उसकी सीट पे शिफ्ट हो रहा है, सीईओ बन जाता है किसी लाहौर कंपनी से, शिफ्ट होता है किधर, कराची। तो जाहिर बात जब सीईओ जिस कंपनी का बन गया, तो अपने वो जो पहला बंदा था, फॉर सपोज अली कराची शिफ्ट हो रहा है, किसकी जगह पे, अहमद की जगह पे। अब जो अहमद जो काम कर रहा था, अब वो किसने काम करने हैं, अली ने काम करने हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, अब उसके अहमद जगह पे कौन आ गया, अली आ गया, तो सब्सटीट्यूशन हो गई है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 18 क्या कहता है, सक्सेसर के बारे में। देखिए जो भी कंपनी होती है उसका क्या होता है, हमेशा परपेचुअल सक्सेशन चलती जाती है, कि भाई अगर ये बंदा चला गया, ये बंदा फोर्थ हो गया, ये बंदा कहीं से किसी भी तरीके से ना एल हो गया, तो उसके बाद एक दूसरा बंदा आके उसकी उसकी जगह ले लेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। हमने सेक्शन 12 पढ़ाई पीछे, जिसमें वर्ड लिखा था मेंशन। जब भी हम किसी मुल्क से कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें उस पर क्या देनी पड़ती है, एक्साइज या कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ड्यूटी से मुराद वो एक्साइज या कस्टम ड्यूटी होती है, ठीक है। तो हमने वो मतलब जैसे हमने पिछले में आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूला के हमने उस प्रोपोर्शन के साथ हमने उसको मेयर करना होता है। अब हम जो सेक्शन 18 तक पढ़ चुके थे, अब सेक्शन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स। अब देखें जो ऑफिशियल चीफ अगर कहीं चला जाता है, ऑफिशियल चीफ कहीं बाहर चला जाता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी जगह किसने लेनी है, उसकी जगह उसके जो फॉर सपोज उसका जो मोस्ट सीनियर होगा या कोई और बंदा होगा, तो उसके सबऑर्डिनेट्स जगह लेनी है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, वो कहीं बाहर चला जाता है, तो अब वो चीफ जस्टिस कौन बनेगा, उसके एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बन जाता है, जो भी सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या बन जाता है, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाता है। अब जैसे अगर प्रेसिडेंट कहीं बाहर चला जाता है तो वहाँ पे जो स्पीकर होता है सेनेट का, वो बन जाता है प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर एनेक्टमेंट्स। अब देखें कोई भी क्या कहते हैं, मेन लॉ होता है, वो आपको एक अथॉरिटी देता है कि आप एक डेलीगेशन पावर देता है कि आप कोई भी लॉ बना सकते हो और कोई भी लॉ को आप कैंसिल कर सकते हो। तो एक जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, जैसे यूनिवर्सिटी का कोई एक्ट होता है,
कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, उसका एक अपना एक्ट होता है, और उस एक्ट के तहत वो फिर क्या बनाते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं, अपने कोई लॉ बनाते हैं। तो अगर उसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है तो वो किधर से क्लियर होती है? जो यूनिवर्सिटी का एक्ट था, जो मेन एक्ट है, जो मदर लॉ होता है, तो वो आपको उस एम्बिग्यूटी क्लियर करने के लिए कौन काम आता है? वो जो आपका मेन लॉ है, जिससे आपने डेलीगेशन में जिससे पावर अखज की है, वही आपकी एम्बिग्यूटी को क्लियर करता है। उसके बाद आता है सेक्शन 21, पावर टू अमेंड वेरी रिसेंट नोटिफिकेशन ऑर्डर्स और रूल्स। अब देखें, पहले आपके पास फॉर सपोज यूनिवर्सिटी है, वो एडमिशन ले रही है 60% पे, मेरिट कितने में उसको बन रहा है? 60% पे। अब उन्होंने पॉलिसी, उसके ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो वो क्या करते हैं, 70% क्या करते हैं अपनी पहले क्या था 60%, अब क्या बना दिया उन्होंने? 70% की उन्होंने मेरिट का रूल बना दिया। तो ये देखें, उनके पास एक पावर था कि वो उसको चेंज कर सकते हैं, अपने रूल को, अब उन्होंने चेंज कर दिया। अब अगर 60% पे किसी का राइट इस्टेब्लिश हो गया है, तो वो राइट वायोलेट नहीं होगा, वो राइट एक्सरसाइज किया जाता है। अब इसमें एक डॉक्ट्राइन हमें फॉलो करनी होती है, वो कौन सी है? डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस पोटेंशियल। मतलब जो चीज, जो जिस मतलब पावर टू मेक लॉ, अगर आपके पास लॉ को बनाने का पावर आ जाता है, तो उससे उसके साथ साथ आप उसको रिसेंट भी कर सकते हैं, उसको अमेंड भी कर सकते हैं, उसको वेरी भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ ना, पावर टू अमेंड वेरी रिसेंट नोटिफिकेशन ऑर्डर्स रूल्स। अगर आपके पास उनको पावर बनाने का अख्तियार भी है, तो आपके पास ये भी अख्तियार है कि आप उनको रिपील कर सकते हैं, आप उनको अमेंड कर सकते हैं, आप उनको खत्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सेक्शन है वो कहता है रेमेडी आफ्टर कमेंसमेंट। अब देखें, एक लॉ पास हुआ है, अभी अभी उसको, उसका जो नाफिज अमल नहीं हुआ, अभी वो सिर्फ पास हुआ है, उसकी उसके ऊपर जो काम है, कमेंसमेंट उसकी भी नहीं हुई। तो उस जब वो कमेंसमेंट होने के बाद अगर वो वायोलेट किया जाता है, अगर उससे आपका राइट इन्फ्रिंज होता है, तब आपने उस लॉ के तहत अपना राइट क्लेम करना है। अदरवाइज अगर उससे पहले हो रहा है, तो आपने वो राइट क्लेम नहीं कर सकते। अब एक लॉ है 2021 में पास हुआ था, दिसंबर में पास हुआ है, अब वो 2022 की जनवरी में आपको क्या होना था, नाफिज अमल होना जाता है। मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से होनी थी? 2022 में। ठीक, अब तो वो सिर्फ पास हो गया, अब वो अभी नाफिजुल अमल नहीं हुआ, वो उसका अभी कमेंसमेंट नहीं हुई उसकी। तो 2021 के दिसंबर महीने में उसके तहत, उस लॉ के मुताबिक, अगर कोई आपका राइट इन्फ्रिंज करता है, तो आपने उसको क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो अभी तक नाफिजुल अमल नहीं हुआ। हाँ, अगर 2022 पहली जनवरी से कोई उसके बाद आपका करता है, तो आपको रेमेडी अवेलेबल होगी। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द लॉज। अब देखिए, आपने लॉज जो भी बनाते हैं, आपने उसको पब्लिक करना होता है। आपने उनको पब्लिक करने के बाद, अगर कोई किसी पब्लिक का, किसी लॉयर का, किसी जज का, या किसी भी बंदे का, किसी भी ऑर्डनरी पर्सन का, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, तो आपने वो क्लियर करना होता है। अगर क्लियर करके फिर दोबारा उसको आपने अमेंड करके, या उसको सही तरीके से आपने उसको उसमें तरमीम करके फिर आपने पास करना होता है। अगर वो ऑब्जेक्शन को आप सेटिस्फाई नहीं करते, उस ऑब्जेक्शन को आप सही नहीं करते, तो फिर वो उसके पास, अगर वो फिर भी आप पास कर देते हैं, फिर भी आप ये कहते हैं उसको नाफिज अमल कर देते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या होगी? अपील होगी। उसके अगेंस्ट क्या होगी? अपील होगी। सेक्शन 24 में ये कहा गया है कि रिवाइवल और रिपील। अब देखिए, पार्लियामेंट के पास हमेशा अख्तियार होता है कि वो किसी भी क्या कहते हैं, रिपील्ड एक्ट को रिवाइव कर सकती है, या किसी भी एक्ट जो चल रहा हो उसको आप क्या कर सकती है, रिपील कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट किसी ऐसे लॉ को रिपील डिक्लेयर कर दे, या उसे क्या कहते हैं, अनवैलिड डिक्लेयर करते हैं, जैसे इस्लाम के अगेंस्ट हो, या कुछ जो प्रोविजंस है इस्लाम के अगेंस्ट है, तो उनको क्या कहती है, कोर्ट रिपील कर देती है, उसको कोर्ट डिक्लेयर करती है रिपील। अब देखें, जब तक पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं करती, उसको अमेंड नहीं करती, तब तक क्या होगा, वो जो कोर्ट का फैसला है वो चलता रहेगा। अब जैसे 295C अंडर CPC, वो क्या कहता है, उसमें ये कहा गया था कि भाई, आपने जो भी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करता है अगेंस्ट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो उसको आप क्या करेंगे, डेथ पनिशमेंट, और उसके साथ उसको फाइन भी होगा। लेकिन इस्लाम में सिर्फ डेथ की पनिशमेंट बताई गई है, फाइन की पनिशमेंट नहीं बताई गई। तो उसके फाइन जो है, उसमें जो फाइन मेंशन है, वो कोर्ट, फेडरल स्टेट कोर्ट ने वो क्या कर दिया है, काट दिया है, उसको रिपील कर दिया है। अब उसके तहत अभी तक पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट पास नहीं हुई। तो अब तक क्या चल रहा है, जो उसके फेडरल स्टेट कोर्ट का फैसला है कि कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करेगा, तो उसको क्या होगा, डेथ पनिशमेंट होगी, उसके ऊपर कोई फाइन नहीं होता। अब जो 24 है, 24A, फेयरली यूज ऑफ द पावर। अब जो आपने पावर इस्तेमाल करना है, जो आपको पावर दिया गया है, कोई भी पावर आपको दिया जाता है, तो उसका आपने क्या करना है, फेयर इस्तेमाल करना, जैसे सिंपल। और 25 रिकवरी ऑफ फाइन। अब रिकवरी ऑफ फाइन को PPC में मेंशन किया गया, सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 73 तक। सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 73 तक आपको ये बताता है कि आपने फाइन कौन कौन से जुर्म पे और कब लेना है और कैसे लेना है। तो वो जहाँ पे भी आपको फाइन जब लेना होगा, तो आप फाइन इन सेक्शंस के तहत आप फाइन रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद है नो डबल जियोपर्डी।
ये एक जनरल प्रिंसिपल है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। किसी भी एक बंदे को उसको एक जुर्म के लिए दो पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये 26 वही कहता है नो डबल जियोपॉडी। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें। अगर कोई बंदा है वो ड्रग्स को इस अनलॉफुली क्या करता है, स्मगल करता है, स्मगलर, तो उसको कस्टम लॉज के तहत, और दूसरा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट जो होता है उसके तहत भी उसको क्या कहते हैं, पनिशमेंट मिलेगी। मतलब पहले उसको कस्टम लॉज की तरफ तहत पनिशमेंट मिलेगी, और दूसरा उसको नारकोटिक्स जो एक्ट पास किया गया था 1997 में उसके तहत उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब जिस 27 है सर्विस बाय पोस्ट। अब देखिए, जब आप सम्मन किसी को देते हैं या क्या कहते हैं, जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो आपने किसी बंदे की क्या करते हैं, उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दायर करते हैं, तो आपने उसको एड्रेस भी देना होता है। तो आपने एड्रेस देना होता है, उसके उस पर क्या सर्व होता है, समन सर्व होते हैं। जब समन सर्व होंगे तो आपने वो सर्विस पर पोस्ट, मतलब आपने वो उसकी सही तरीके से आपने उसका एड्रेस देना है, और उसका आपने प्री पेमेंट वगैरह, उसकी पेमेंट वगैरह भी देनी है, आपने उसको रजिस्टर करवाना है, और उसके साथ आपने, ये किसकी ड्यूटी होती है, ये प्लेंटिफ ड्यूटी होती है सारा काम करवाना। ठीक है, उसके बाद होता है सेक्शन 28 साइटेशन ऑफ द इनेक्टमेंट्स। अब देखें, अब किसी भी लॉ में आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम सेक्शन, भाई किसी भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं अगर, ठीक है, तो हम क्या करना है, हमने फाइन रिकवर करना है। तो वहां पे हमने इनेक्टमेंट, हमने हवाला देना है कि भाई हम फाइन जो है सेक्शन 63 से लेकर 73 ये जो सेक्शन है उनके तहत हम क्या कर सकते हैं, फाइन कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम उनका रेफरेंस कैसे देंगे, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी और सेक्शन 63 टू 70 ऑफ पीपीसी। ठीक है, तो ये हम सीपीसी, अगर हमने सिर्फ लॉ लिखना हो तो सीपीसी 1908, अगर पर्टिकुलर सेक्शंस लिखने हो तो हम क्या लिखते हैं, सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी और सेक्शन 63 टू 70 ऑफ द पीपीसी 1860। उसके बाद आता है सेविंग फॉर द प्रीवियस इनेक्टमेंट्स। अब सेविंग फॉर द प्रीवियस इनेक्टमेंट्स क्या होता है, जो पुराने लॉज चल रहे हैं और प्रैक्टिस होती हुई आ रही है इनके ऊपर, तो हम वही लॉज को प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। और एक लास्ट सेक्शन है एप्लीकेशन फॉर एक्ट टू ऑर्डिनेंसेस। अब जो कि प्रेसिडेंट को आप ऑर्डर क्या कहते हैं, एक्ट पावर देते हैं कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पावर दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 उसको पावर देता है प्रेसिडेंट को कि उसने क्या बनानी है, ऑर्डिनेंस